Good morning to all of you. Now, myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject is Environment Conservation and Hazards Management. Unit number 2, Sustainable Development. And today's topic is Concept of Sustainable Development. Today's objective of the session is introduction about the sustainable development, classification of natural resources, conservation and destruction of natural resources, type of forests, and summary of topic. Now let's see the one first peak is a development. So what do you mean by the development? You seen in the peak when we start our development of the country or nation, then the so much industries are placed so that so many pollutions are produced from the industries, and this pollution is affect our environment. कि जो हमारा इंडस्ट्री हम जितने भी प्लेस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो जो भी प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, उससे पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। और आप पहले पीक में देख रहे हो कि जितना पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। तो अभी जो पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइट? IR4 जिसको बोलते हैं। जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ स्टीम का, तो हमने बनाया फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया 1760 से 1820 तक। फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कि स्टीम का यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो वो हमारा सेकेंड रिवॉल्यूशन हुआ। थर्ड रिवॉल्यूशन 19 सेंचुरी में कंप्यूटरिंग का हुआ। एंड अभी जो चल रहा है वो इंटेलिजेंस पर, फुल्ली ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम, राइट, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, उसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट और उसमें जो हमारा ये यूनिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन हैज डेफिनेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ड्यू टू दिस फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट, द ह्यूमन लाइफ हैज कम वेरी happy, comfortably and easy. Modern means of the medicine and health facilities, transportation facilities, communications, entertainment, education, living are at our disposal. Average age of human has been increased, and children or child majority has been considerably reduced. तो जितना भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है, तो हमारी हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग आर इन इंक्रीजिंग मोड। गेट इट? तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के एडवांटेजेस है। बट व्हाट अ सिचुएशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट विच आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ इज डिपेंडेंट, कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है और फ्यूचर में क्या इफेक्ट होने वाली है, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। Business pollution from the industries and power plant is spread all over the cities, particularly the metro cities like is in Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, Ahmedabad, Gujarat. So the exhaust gases from the exhaust type of the vehicles we use for our transportation, such like as a car, scooter, gas, buses, railway, aeroplane, are polluting our environment which with toxic gases like as in carbon dioxide and sulfur dioxide. तो जो हमारा कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है नेशन का या वर्ल्ड का, तो बहुत सारा पॉल्यूशंस इंडस्ट्री में से, पावर प्लांट में से, और जो हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज कर रहे हैं जितने भी व्हीकल, तो कार, स्कूटर, बसेस, रेलवे, एरोप्लेन, राइट, उसमें से टॉक्सिक गैसेस लाइक इज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करता है।
नाउ ये जो पीक आप देख रहे हैं तो ये पूरे अर्थ का पीक है। तब देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली, राइट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द अर्थ, कि कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। तब देख रहे हैं कि पूरे अर्थ, आप अर्थ की सिस्टम देखे तो 70% ऑफ द वाटर एंड द 30% आर लैंड। तो अर्थ की देखिए आप, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, पॉल्यूशन 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 सिटीज में दिख रहा है। और सम ऑफ द पार्ट्स जो है अर्थ का, तो जो अभी ग्रीनरी फॉर्म में दिख रहा है, गेट इट, ये जो पोर्शन है वो ग्रीनरी फॉर्म में अभी दिख रहा है। और ये जो आप पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, तो वो पूरा पोर्शन पॉल्यूशन रिलेटेड सिस्टम में दिख रहा है, गेट इट। तो ये जो पूरा सिस्टम है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशंस, तो वी गिव द पॉल्यूटेड environment to our next generation. Then now so many problems are created in an environment, so that we start our development with some limitations, with some rules and regulation. Now the main point is sustainable development. So what do you mean by the sustainable development? The sustainable development has been defined in many ways, but the most frequently simple definition for a common future by the Bundred Line report, the sustainable development is a development that meets the needs of the present without corresponding the ability of a future generation to meet their own needs. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, कि हम ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए कि जो हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट जो है, प्रेजेंट हमारी नीड्स है, उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, बट उसके साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, राइट, उसको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, उसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, गेट इट। तो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The sustainable development process consider are three important needs, कि जो sustainable development हमको करना है, या जो sustainable development है, वो हमारी present and future generation की needs को complete करता है। तो वो mainly 3 point पर depend है. First one is a social need, second one is a economic need, and third one is a environment need. ये तीनों तीन needs जो है वो हमारी परफेक्ट होगी, उसको हम बैलेंस करके चलेंगे तो ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेट हो पाएगा। तो देखते हैं कि सोशल नीड, एनवायरमेंट नीड, ये सोशल नीड हमारी, एनवायरमेंट नीड, इकोनॉमिकल नीड। अब हम देख रहे हैं कि सोशल पर एनो प्लस एनवायरमेंट दोनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो वेरिएबल नीड्स आती है। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक का एडिशन हम करेंगे तो वेरिएबल नीड्स आती है, और सोशल और इकोनॉमिक का हम एडिशन करते हैं तो इक्विटेबल नीड्स प्रोवाइड होती है। और हम तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, सोशल का भी ध्यान रखते हैं, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं, और इकोनॉमिक का भी ध्यान रखते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो जो डेवलपमेंट होगा उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गेट इट। तो ये थ्री हमारे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो human development is carried out on the principle of sustainable development. Environment and ecosystem shall be protected for our coming future generation. तो ये जो हमारे थ्री नीड्स जो है, राइट, वेरिएबल नीड्स, इक्विटेबल नीड्स एंड वेरिएबल नीड्स, जो सोशल प्लस एनवायरमेंटल, सोशल प्लस इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिकल प्लस एनवायरमेंटल, ये सभी का डिपेंडेंट सिस्टम है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सोशल दैट मींस व्हाट, इट इज आवर सोशल लाइफ, राइट। एनवायरमेंटल नीड्स मोर मींस व्हाट, animal's life, bird's life, right?
forest, natural resources, right? And the economical, that means financial system, right? ये तीनों का हम अच्छी तरह से यूज करेंगे, राइट? सोशल का भी ध्यान रखेंगे, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे, और इकोनॉमिकल भी सिस्टम का हम ध्यान रखेंगे। तीनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे, और हमको क्या करना है? फ्यूचर डेवलपमेंट करना है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसको भी उसकी जो रिक्वायर्ड बेसिक नीड्स है वो भी अवेलेबल हो। लाइक इज इन की पेट्रोल, तो हम पेट्रोल कंटिन्यूअसली यूज करेंगे 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 करेंगे। सपोज हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूटिलाइज नहीं किया, राइट? लाइक इज इन द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या अभी आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सीएनजी गैस, राइट, एलपीजी गैस, तो हम उसका यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो कंटिन्यूअसली पेट्रोल डीजल यूज होगा। और ऐसा कोई टाइम आएगा कि पेट्रोल डीजल का जो सोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? फिर से साइकिल लेके घूमेगी। गेट इट? तो हमको ऐसा डेवलपमेंट करना है कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसकी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए। गेट इट? तो ये हमारे मेनली थर्ड, इकोनॉमिकल, देन सोशल एंड एनवायरमेंटल, तीनों का सिस्टम को कॉम्बिनेशन करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। नाउ द नेचुरल रिसोर्सेस, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट, उसको हमको स्टेबल करना है। क्यों? क्योंकि ये वो स्टेबल हो गए तो डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा और फ्यूचर जनरेशन को भी सेट होगा। तो फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड as air, water, forests, animals, fish, marine life, biogas, fossil fuels, coal, gas, wildlife and renewable energy sources, etc. ये सभी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। गेट इट? तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट, उसको भी हमको स्टेबल करके चलना है, उसका भी यूटिलाइज करना है, बट उसकी सिस्टम में कोई अफेक्ट ना हो, right? Porosity of the nation is the development on the natural resources available in a nation. It is necessary to have better management and equitable distribution of the natural resources. जो हमारे डेवलपमेंट सिस्टम है, हमारी नेशन की जो सिस्टम है, राइट, उसका फास्टली ग्रोथ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है। लाइक इज इन, आई गिव द वन एग्जांपल, in a world, a Japan. The Japan country में there is a no any water natural resources there. So that this is a, they use the underground water and also use a convert sea water to the drinking water system. Get it? तो वो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ वहाँ रिवर्स नहीं है, राइट? तो वहाँ डेवलपमेंट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? क्योंकि हर एक डेवलपमेंट सिस्टम में वाटर चाहिए, और वो कौन सा वाटर चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम चाहिए, राइट? तो अभी भी इंडिया में भी अभी फ्यूचर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्लांट एस्टेब्लिश हुए हैं कि जो सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में कन्वर्ट करे। लाइक इज इन द कच्छ, राइट? लास्ट 15 days before, our prime minister is right said the one plant, those plant is work on basis of sea water convert into the drinking water system. There is a two plant in a Kutch. Why? क्योंकि कच्छ में पानी की बहुत दिक्कत है, तो नियर कच्छ की बॉर्डर में सी वाटर इज अवेलेबल, सो दैट they convert the sea water into the drinking water system. Get? तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशंस आर इन बेस्ड ऑन फर्स्ट देयर फॉर्म ऑफ एक्सिस्टेंस, कि जो हमारे क्लासिफिकेशन है जो मेन कंटेन में है, तो वो है फर्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज मींस व्हाट? तो बायोलॉजिकल लाइफ, राइट, लाइक इज इन द प्लांट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिशेस, राइट, animals, etc. It's called as a biotic resources. And second one is abiotic resources. That means what?
This is a non-biological life, right? Like is in land. It is not a biological life. It is a non-biological life. Land, river, minerals, metal, fossil, right? Fuels, hemsila, etc., etc., etc. It's called as a biotic resources. There are the first one is a natural resources. तो ये हमारा animals, fish life, right? Fossil fuel, rivers, forests. It's called as a biotic and non-biotic, yeah, abiotic natural resources. Second one is a based on its continuity of the availability. कि उसकी अवेबिलिटी कितनी है नेचुरल रिसोर्सेज की. उसमें दो टाइप के classification है. First one is a renewable energy sources and second one is a non renewable resources. So renewable energy sources means what? The energy resources which can be renewed in a short time of span and do not get exhaust, and many of biotics or abiotics it's called as a renewable energy sources, like is in the sun, like is in the wind, like is in the solar energy, wind energy, tidal energy, right? तो ये continuously, in short one line में इसको बोले तो renewable energy sources means what? कि जो कभी घुटे ना, राइट? वो कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहे, जितना भी हम यूज करें. लाइक इज इन सोलर एनर्जी हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं. लाइक इज इन द विंड एनर्जी वो कंटिन्यूअसली यूज करते हैं. वो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअसली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इन एनवायरमेंट. तो उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सेकेंड वन इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. द एनर्जी सोर्सेज which cannot be renewed and do gets exhaust is called as a non-renewable energy sources, like is in the coal, petrol, natural gases कि जो एक बार यूटिलाइज कर दिया तो वो फिर से यूटिलाइज नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. So there you show in a screen the one picture is show the renewable energy sources and non-renewable energy sources. Now, according to the ownership of a partner patent system. The first one is individual natural resources. The natural resources owned by any person or family is called as a individual natural resources. Like is in a water well owned by anyone. That means कि हमारा जो बोर या ट्यूबवेल, राइट, कुआ, पॉन्ड, तो जो खुद की मालिकी का है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल नेचुरल रिसोर्सेज. Second one is community natural resources. The natural resources owned by any one particular community is called as a community natural resources. Pond owned by the particular community. Pond that means what? तो जो पॉन्ड है वो हमारे विलेज एरिया में होता है, तो वो पॉन्ड है तो वो किसकी मालिकी का है? तो पूरे विलेज की मालिकी का है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी natural resources. Like then after national natural resources, the natural resources owned by the nation is called as a national natural resources. Like is in the river, lakes, right? तो वो हमारी क्या है? national natural resources. I've seen that the forest, like in the Gir jungle, the Gir jungle is not the property of the Gujarat government, it is the property of the central government, right? वो नेशन की प्रॉपर्टी है. गेट इट? तो जितने भी अभ्यारण्य है, राइट, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, लाइक इज इन सम, like is in the Mount Abu, right? It is a part of the Rajasthan, but is own natural resources. There are lots of the forest systems are there. In the also you go to the Bombay, right? The Rajiv Gandhi National Park is there. So it is a not a property of Bombay, yeah, Maharashtra. It is a property of the nation. Right? Himachal Pradesh में Himalaya. It is not a property of a Himachal Pradesh state. It is a property of nation. Get it? Now the international natural resources. The natural resources whose own cannot be assigned of any particular country are called as international natural resources. कि जो रिसोर्सेस है वो पर्टिकुलर कोई कंट्री को नहीं दिया गया, राइट? उसका ओनशिप नहीं है, तो वो क्या है? इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्सेस. लाइक इज इन द सी एरिया,
तो सी एरिया में क्या होता है कि हर एक कंट्री का 12 किलोमीटर शॉर्ट लाइन है। बियॉन्ड द 12 किलोमीटर, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नेशन, राइट। सपोज कि हम द्वारका की बात करें या सोमनाथ की बात करें, पोरबंदर की बात करें, कंडला पॉट की बात करें, राइट, अदानी पोर्ट की बात करें, तो वहां से हम 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है, राइट, वो हमारी कंट्री का है। बट उसके बाद जो है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, राइट। वहां से जैसे 12 किलोमीटर के नियर कोई शिप को अंदर आना है तो इंडिया की परमिशन चाहिए, बट उसके बाद किसी की परमिशन नहीं चाहिए, वहां वो खुद घूम सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्सेस है। इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्सेस मींस सबका रिसोर्सेस, गेट इट। तो ये international or national natural resources are there. Now the classification of natural resources based on a development stages. So developed natural resources and potential natural resources and developing natural resources. There are the three classification in a development stage. The first one is the developed natural resources. The natural resources which are fully developed for their human needs. It's called as a natural resources in development stage, right? So like is in the coal, minerals, right? तो वो क्या है कि पूरा डेवलप हो चुका है, राइट। तो वो क्या है डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज। पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज तो वो क्या है which are available but not yet in a fully exposure, like is in the solar energy, wind energy, tidal energy, वो हम यूज करते हैं बट फुल्ली डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारे जो आप दिख रहे हो, राइट, विंड एनर्जी सिस्टम, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स, टाइडल एनर्जी प्लांट्स, बायोमास रिसोर्सेज आर देयर। नाउ कंजर्वेशन एंड डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कि कैसे हमको नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, और अभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, उसका कैसे डिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। दैट मीन्स कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका विनाश और संरक्षण कैसे करना है, right? So all kind of the natural resources are important as well as necessary of the sustainable development, renewable resources and conventional resources, right? The forest agricultural lands are it's called as a renewable resources system, right? और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसको प्रोटेक्शन करना, राइट, कंजर्वेशन करना, तो वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए, राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट। क्यों? सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं, वुडन मटेरियल, तो हम कंटिन्यूअसली वुडन मटेरियल यूज करते हैं। अभी देख रहे हो आप कि घर में डेकोरेशन के लिए, राइट, फर्नीचर के लिए हम वुडन का यूटिलाइज करते हैं। तो हमने क्या किया कि कंटिन्यूस हम वुडन का यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा कि फॉरेस्ट कट होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट से ही हमको वुडन मिलेगा। बट हमने ऑल्टरनेटिव स्टार्ट किया, प्लास्टिक के दरवाजे, बारियां, राइट, तो वो बनाना स्टार्ट कर दी, गेट इट। प्लास्टिक के डेकोरेटिव सिस्टम्स, एक्रेलिक के डेकोरेटिव सिस्टम्स आर अवेलेबल, मिट्टी के डेकोरेटिव सिस्टम्स आर अवेलेबल, सो दैट वी आर नॉट 100% यूज द वुडन मटेरियल, गेट इट। तो वो हमको एनर्जी जो हमारी सिस्टम है नेचुरल रिसोर्सेज की उसको सेव करना है, कि फ्यूचर में फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होगा, गेट इट। तो ये सिस्टम को हमको सेव करना है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट एज अ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जंगल जो है वो कैसे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। द फॉरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी और इकोसिस्टम है उसमें जो हमारा फॉरेस्ट है वो मेन इंपॉर्टेंट, राइट, अंग है, क्योंकि वो उससे ही पूरी सिस्टम चलती है। लाइक इज इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ जो है, राइट, उसका घर है, बर्ड्स का घर है, राइट, वहां से हमको बहुत सारी, राइट, दवाइयाँ मिलती है। सेम दैट
फॉरेस्ट से हमको फर्नीचर मिलता है, फॉरेस्ट से हमको फ्रूट्स मिलते हैं, फॉरेस्ट से हमको खाने की चीजें बहुत सारी मिलती है, फॉरेस्ट से हमका हम एटमोसफियर जो है कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑक्सीजन सिस्टम्स, गेट इट। तो वो है। तो कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट जो है वो हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफ सिस्टम है तो वो कॉम्बिनेशन होगी ह्यूमन लाइफ सिस्टम से। अभी आप देख रहे हो सिटी एरिया में मंकी बहुत सारे घूमते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट सिस्टम है वो कट हो चुका है, तो मंकी कहाँ रहेंगे? तो फिर वो लोग कहाँ आ जाते हैं? हमारे साथ रहने आ जाते हैं। तो फ्यूचर में होगा कि आप फॉरेस्ट का सेव नहीं करोगे, कंजर्वेशन अच्छी तरह से नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे, तो जंगल कट होते रहेंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा, राइट? तो फिर वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगा, राइट? तो वो फॉरेस्ट जो है वो हर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक है, राइट, ह्यूमन लाइफ की। तो यहाँ हमको स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम। तो इंडिविजुअली हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अ टॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिस्टम। तो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट मींस व्हाट, कि 100 सेंटीमीटर टू द 600 सेंटीमीटर का पर ईयर, राइट, रेन सिस्टम अवेलेबल है, राइट, बरसात अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उससे जो जंगल बनता है उसको बोलते हैं टॉपिकल रेन सिस्टम। अब देख रहे हो कि पूरी ग्रीनरी 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 सिस्टम अवेलेबल है। सेकेंड वन इज अ ड्राई ट्रॉपिकल सिस्टम, कि वहां सिर्फ 51 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक का जो रेन होता है, राइट, तो वो रेनी सीजन में अच्छा दिखता है ग्रीनरी, और देन आफ्टर ड्राई दिखता है, राइट। तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। नाउ माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मींस व्हाट, कि माउंटेन सिस्टम में, माउंटेन्स में जंगल अवेलेबल है, राइट। तो वहाँ जो ये पूरा ग्रीनरी सिस्टम आपको दिख रहा है तो वो है माउंटेन सब ट्रॉपिकल सिस्टम। लाइक इज इन ये जो फॉरेस्ट है वो कहाँ अवेलेबल है इंडिया में? तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, राइट। तो वहाँ ये सिस्टम अवेलेबल है। वहाँ कौन से ट्रीज अवेलेबल है? शाल, ऑलिव, रोहंडोड्रम्स, उन्नाट, तज, ऐसे प्लांट वहाँ अवेलेबल है। नाउ द माउंटेन टेम्परेचर फॉरेस्ट, ये जो माउंटेन टेम्परेचर फॉरेस्ट है वो हिमाचल प्रदेश में वहां होता है, कि जिसकी हाइट 1800 मीटर से लेके 3000 मीटर तक की ऊंचाइयां जहां होती है, माउंटेन्स वहां होते हैं, वहां फॉरेस्ट अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। कि जहां अप्रोक्सीमेट 200 सेंटीमीटर जैसा वर्षा और रेन आती है, वहां फॉन और मेपल, पाइन, देवदार, चिलगोजा जैसे ट्रीज अवेलेबल है, राइट। लाइक इज इन क्रिसमस ट्रीज जैसा शेप होता है सभी मोस्टली ट्रीज का, तो वैसे फॉरेस्ट वहां अवेलेबल है। एल्पलाइन फॉरेस्ट, दैट मींस व्हाट, एल्पलाइन एंड सब एल्पलाइन फॉरेस्ट जो है वो हिमाचल और हिमालय में 3500 मोर देन हाइट पर ये अवेलेबल है, कि जहाँ कंटिन्यूअसली आइस होता है और टेम्परेचर है जो 0 सेल्सियस भी नीचे जाता है, और समर सीजन में 20 सेंटीमीटर से लेके ओनली 25 तक सेंटीमीटर जैसा टेम्परेचर रहता है, राइट। और पूरे ईयर में 5 to 6 ईयर्स 6 मंथ वहाँ कंटिन्यूअसली आइस सीजन रहती है, बर्फ सीजन रहती है, बर्फ गिरता है, तो वो एल्पलाइन फॉरेस्ट बोलते हैं। ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट, की जहाँ लाइक इज इन कच्छ का रन, वहाँ जो ट्रीज अवेलेबल है तो वो रेनी सीजन में सिर्फ होंगे, राइट, बाद में नहीं होंगे। तो डेसिडुअल फॉरेस्ट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जहाँ रेन जो है बहुत कम आता है, ऐसे एरिया को डेसिडुअल जंगल बोलते, फॉरेस्ट बोलते, राइट। कि गुजरात की हम बात करें तो कच्छ, सौराष्ट्र, राइट, जो एरिया है तो वहाँ ऐसे जंगल मिलते हैं, गेट इट। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, एटमॉस्फेयर कूल एंड हॉट एज पर द सीजन, erosion of the soil due to the deposits of heavy rain,
Varieties of birds find their nest. Wildlife make the shelters in marine forest. राइट, कि जो जंगल है, राइट, तो कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है, राइट, गर्म रखता है, एज पर सीजन पर डिपेंड है। कि जो हमारे हैवी रेन सीजन आती है तो हमारा क्या होता है, जो हमारी सॉइल है वो चली जाती है, तो उसको भी मजबूताई देने का काम, राइट, फॉरेस्ट का जितना ट्रीज हम ज्यादा लगाएंगे, राइट। आपने देखा होगा कि रिवर के आजू बाजू बहुत सारे जंगल होते हैं, क्यों होते थे? क्योंकि उसका एक टेक्निकल रीजन है कि पानी का फ्लो जितना ज्यादा जाएगा उतना माटी चली जाएगी। तो जैसे ही हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो माटी वहां फिक्स रहेगी, राइट। बहुत सारे बर्ड्स आपको वहां मिल देखने को मिलेंगे, उसके माले डिफरेंट टाइप्स के नेट्स आर अवेलेबल। वाइल्ड लाइफ जो है वहां भी अच्छा है, स्टीर है। और मरीन फॉरेस्ट, दैट मीन्स व्हाट, दरिया किनारे जो जमीनी अंदर जो, या दरिया के अंदर जो फॉरेस्ट अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं मरीन फॉरेस्ट, राइट। तो आज के सेशन में हमने कौन से टॉपिक कवर किए? इंट्रोडक्शन अबाउट द डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो सेशंस हमने कंप्लीट किया, तो उसमें से फर्स्ट वन इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जीटीयू एग्जामिनेशन। Classification of natural resources is also the 2 marks questions for university exam. And type of forest, it is also the questions important for the 2 marks question in university exam. There are the 3 points, first one, second one, and third one. It's a very most important point for the university examinations. Get it? So thank you very much.